हेलो ऑल ऑफ़ यू, वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ आफरीन खान। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका सिलेबस कुछ इस तरीके से है जिसमें 4 यूनिट है और 4 यूनिट में आपके सेवरल टॉपिक्स हैं। तो इसमें आपका जो मेन फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए थ्योरीज़ पे, जो कीनेसियन की थ्योरी है और उनके कॉन्सेप्ट्स पे। आइसल एलएम कर्व भी आपका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। देन इसी तरीके से इन्फ्लेशन की थ्योरी है, एम्प्लॉयमेंट थ्योरी है। तो जितनी भी थ्योरीज़ हैं, कंजप्शन थ्योरी है, तो ये सारे कर्व्स और थ्योरीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जितने भी क्वेश्चन फॉर्म होंगे तो बेसिकली आपकी थ्योरीज़ और कर्व्स पे ही फॉर्म होंगे कि कौन सा कर्व किस डायरेक्शन में मूव करता है, उसमें कौन कौन से फैक्टर इंक्लूड होते हैं, किस थ्योरी में क्या कहा गया है और वो किसने प्रोनाउन करी है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को बिल्कुल मगअप करके जानी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ हु इज़ कॉल्ड एज अ फाउंडिंग फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। तो फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स किसको कहा जाता है? द करेक्ट ऑप्शन इज़ एडम स्मिथ। इन्होंने अपनी बुक लिखी थी इन ईयर 1776 एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। तो ये क्वेश्चन इस तरीके भी आ सकता है कि ये बुक का ऑथर कौन है, तो ही इज़ एडम स्मिथ। ठीक है, तो इस तरीके से दूसरा क्वेश्चन भी फॉर्म हो सकता है जहाँ पे इन्होंने इकोनॉमिक्स को नए नए आइडियाज़ दिए थे, तो इसी वजह से इनको फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स कहा जाता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज macroeconomics as a separate branch came to be studied after the contribution of which economist। तो मैक्रो और माइक्रो दो अलग अलग ब्रांचेस बनी और ये जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसके फादर कौन थे, किसने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है इसको डेवलप करने में? तो आंसर इज़ किनीज, जेम किनीज, जिन्होंने बुक अपनी लिखी थी इन ईयर 1936 द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी लेड द फाउंडेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो इसमें भी इस क्वेश्चन को दो तरीके से पूछा जा सकता है। हो सकता है कि आपको ये बुक का नाम दे दें और पूछ लें कि ये किसने लिखी थी। तो इट इज़ रिटन बाय J.M. किनीज इन ईयर 1936। तो इसका आंसर सही क्या होगा? ऑप्शन बी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो दे आर 3 स्टेटमेंट। इस तरीके से हो सकता है आपको स्टेटमेंट दे दिए जाए और इनमें से पूछा जाए कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है, और हो सकता है कि सारी ही की सारी सही हों। तो फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है इन अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी देयर इज़ अ प्राइवेट ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में प्राइवेट ओनरशिप होती है, मीन्स जो बिजनेसमैन होते हैं वो प्राइवेट होते हैं टोटली, और उनमें जो इंटरफेरेंस होता है गवर्नमेंट का वो लीस्ट होता है, कम से कम होता है। देन सेकेंड पॉइंट कह रहा है इन अ कम्युनिस्ट नेशन द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय द स्टेट। कम्युनिस्ट नेशन में कैसा होता है, जो स्टेट होती है, स्टेट की गवर्नमेंट होती है, उनके थ्रू सारा हैंडल करा जाता है। थर्ड ऑप्शन है इन अ फ्री मार्केट इकोनॉमी देयर इज़ अ मिनिमम रोल ऑफ गवर्नमेंट। जो फ्री मार्केट इकोनॉमी होती है उसमें क्या होता है कि मिनिमम रोल होता है किसका? गवर्नमेंट का। तो इन तीनों में बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। ओनली 1 and 3 नहीं, सेकेंड वाला भी सही है। ओनली 2 and 3 तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में ओनरशिप किसका होता है? जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं उन्हीं का ओनरशिप होता है, तो फर्स्ट भी सही है। तो इस तरीके से ये दोनों ऑप्शन को हम क्या करेंगे? हटा देंगे, ये दोनों तो गलत हैं ही हैं। ओनली 1 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि सेकेंड ऑप्शन तो पहले ही डिक्लेयर हो गया है कि सही है। तो करेक्ट ऑप्शन इज़ डी, ऑल आर ट्रू। Now the macroeconomics is a study of economics that deal with 4 major factor। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स कौन सी इकोनॉमिक्स होती है? जो कि इंडिविजुअल की स्टडी करती है, जो कि एक पर्टिकुलर पर्सन के डिमांड वांट सप्लाई इस सेक्टर में डील करती है कि हम एक
इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से सारा सब कुछ देखते हैं, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है, वहीं एक बड़े हिस्से को हम स्टडी करते हैं, कंट्री को स्टडी करते हैं, तो इस वजह से इसको मैक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है, क्योंकि इसमें बाहरी फैक्टर भी इन्वॉल्व होते हैं। तो आपका यहाँ पे जो आंसर बन रहा है वो है बी, क्योंकि हाउस होल्ड, फर्म्स, गवर्नमेंट और साथ ही साथ आपका एक्सटर्नल सेक्टर भी इसमें इन्वॉल्व होगा, तो इस वजह से बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट आर द कंजप्शन गुड्स। तो कंजप्शन गुड्स नाम से ही यहाँ पे पता चल रहा है कि जो आप डायरेक्टली कंज्यूम कर लें उनको हम कंजप्शन गुड्स कहते हैं। तो मार्केट से आप कोई भी प्रोडक्ट ला रहे हैं और उसको डायरेक्टली कंज्यूम कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, तो वो कंजप्शन गुड्स होते हैं। गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर कंज्यूम्ड फुली व्हेन द परचेज्ड बाय द कंज्यूमर। तो इसमें आपके ईटेबल्स आ सकते हैं, रेडीमेड्स क्लोथ्स आ सकते हैं, जो कि आप डायरेक्टली लाएं और उसको यूज़ कर लें, तो दैट आर कंज्यूमेबल गुड्स। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटरमीडिएट goods are not included to calculate the final output because। तो इंटरमीडिएट गुड्स को हम क्यों नहीं कैलकुलेट करते हैं जब फाइनल आउटपुट का कैलकुलेशन होता है? तो रीज़न बिहाइंड इट, they do not have value, they have unknown value, their value is included in final goods, so they are not added to avoid the problem of double counting या none of these। तो ऐसा तो है नहीं कि उसकी वैल्यू नहीं होती है, ठीक है, और उसकी वैल्यू पता भी होती है, तो पहले के दो ऑप्शन तो अपने आप से कैंसिल हो गए। देन तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है आपका कि उसमें जो गुड्स होते हैं वो उस एक बार ऑलरेडी इंक्लूड करे जा चुके हैं, ठीक है, तो उसकी डबल काउंटिंग वाली प्रॉब्लम यहाँ पे ना आए, इस वजह से इसको हम उस वक्त इंक्लूड नहीं करते हैं। तो देयर वैल्यू is included in final goods, so they are not added to avoid the problem of double counting। तो option C is correct। Now the next question is what does the term gross investment mean while denoting a national economy। तो gross investment का यहाँ पे आपका सीधा फॉर्मूला पूछ लिया गया कि gross investment means क्या होता है। तो जब भी net investment उसमें डेप्रिसिएशन प्लस हो जाता है तो आपका ग्रॉस इन्वेस्टमेंट बन जाता है। यहीं पे अगर हम नेट इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा डेप्रिसिएशन, तो ये आपका नेट इन्वेस्टमेंट हो जाता है। नाउ व्हाट इज नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है? जीएनपी। इसी तरीके से आपका एनएनपी हो गया, जीएनपी हो गया, एनपी हो गया। तो इन सब के फॉर्मूलाज आप लोग अच्छे से देख के जाइएगा, ये हो सकता है कि आ जाएं इसके फुल फॉर्म तो ज़्यादातर सभी को पता होंगे, तो फॉर्मूलाज इसके अच्छे से पढ़ के जाइएगा। The total worth of goods and services generated in a country and a net factor income from abroad। ठीक है, तो जब भी हम नेशनल प्रोडक्ट की बात करते हैं तो इसमें एक एडिशनल चीज़ और ऐड हो जाती है। तो जीडीपी की जब हम बात करते हैं तो विद इन बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री बात करते हैं, और उसमें क्या इंक्लूड नहीं होता है? नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। जब हम ये चीज़ इसमें ऐड कर देते हैं तो ये बन जाता है हमारा जीएनपी, द टोटल वर्थ ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज जनरेटेड इन अ कंट्री एंड द नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। जो अब्रॉड से आई हुई इनकम है उसको भी हम ऐड कर लेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? जीएनपी। तो करेक्ट ऑप्शन इज डी। नाउ द सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड इज द आइडिया ऑफ। बहुत से बच्चे कहेंगे इसका आंसर है जेम्स क्नीज। तो नो, इन्होंने इस आइडिया को बार बार यूज़ करा है अपनी थ्योरीज में, बट इसको जनरेट किसने करा है, किसने लाया है? तो जेबी से is the correct option। Now which is the most liquid measure of the money supply? Most liquid measure means जो easily usable हो, जो सबसे ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में रहता हो। तो ये कौन सा टाइप ऑफ मनी? M1, M2, M3 एंड M4। तो M1 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। M1 में आपके कैश और कैश इक्विवेलेंट आते हैं, मीन्स जितने भी चेक्स, टाइप्स ऑफ चेक्स, डिमांड ड्राफ्ट, ये सारी चीज़ें आ जाते हैं जो कि ईजिली यूजेबल होती हैं। The slope of IS curve
तो IS कर्व की अगर हम बात करते हैं तो ये किस तरीके की होती है? ऐसा आता है, ठीक है। LM कर्व कैसा जाता है? ऐसा जाता है, ठीक है। तो IS कर्व की अगर हम बात करें, ये आपका IS कर्व हो गया। इसमें हम दो चीज़ को स्टडी करते हैं, दो फैक्टर को स्टडी करते हैं, इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग, ठीक है। तो ये डाउनवर्ड होता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा C, स्लोप डाउनवर्ड्स। ISLM कर्व अच्छे से पढ़ के जाइएगा, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। इसी तरीके से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम और जितने भी इम्पोर्टेंट ग्राफ्स हैं उनको अच्छे से स्टडी करिएगा, कौन कौन से फैक्टर उसमें इंक्लूड होते हैं, उसके अजम्पशंस क्या है, और प्लस उनके डायरेक्शन, उस कर्व का डायरेक्शन मीन्स अपवर्ड है, डाउनवर्ड है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसमें से बहुत सारे MCQs बनने के चांस हैं। ओके, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। इसमें मैंने 10 क्वेश्चंस इंक्लूड करे थे जो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के थे। पूरा का पूरा इसमें सिलेबस कवर नहीं हुआ है, इस वजह से मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे इसके 2 PDFs अपलोड करे हैं। एंड सॉरी, मैं हिंदी में अपलोड नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मेरे पास वो अवेलेबल नहीं है। हिंदी के कोई भी PDF अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं। मैंने 2-3 अपलोड भी करे हुए हैं, तो जब अगर मुझे मिल जाते हैं हिंदी के PDFs मैं बिल्कुल अपलोड करूँगी। और इसके लिए हैप्टिक होने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग अपना सिलेबस स्टडी करिए। और आपको एक आइडिया चाहिए, मैं यहाँ पे एक आइडिया डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूँ, आप लोग से शेयर कर रही हूँ कि इस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। इट डज़ंट मीन कि यही आएंगे, ठीक है। तो इसके लिए इतना हैप्टिक होने की ज़रूरत नहीं कि आपके पास हिंदी के MCQs नहीं है, तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। कोई बात नहीं, अपना सिलेबस पढ़िए और उसी को फॉलो करिए, क्वेश्चंस उसी में से आने हैं। ओके गाइस, थैंक यू।